स्वागत है आपका एमडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। हम बीएससी सेकंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लास्ट दो वीडियो में हमने देखा टाइप ऑफ लिगेंड के बारे में, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में, बर्नर थ्योरी के बारे में। आज हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक आज का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इसको बोलते हैं वीबीटी थ्योरी। फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं वीबीटी थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये थ्योरी दी किसने थी? ये थ्योरी दी थी पॉलिंग नामक साइंटिस्ट ने। इसको बताया था वीबीटी को, किसने बताया था वीबीटी को? पॉलिंग ने। पॉलिंग ने बताया था वीबीटी के बारे में। देखो, वीबीटी स्टार्ट करने से पहले हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर हम सीधा वीबीटी पे जाएंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे वीबीटी के। तो पहले हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जानेंगे, फिर वीबीटी को देखेंगे। तो सबसे पहले जानो आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी मैं एक सीरीज लिख रही हूँ जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये कार्बोनिल, ये साइनाइड, ये हमारा हो गया थाइलिन डाइअमीन, ये अमोनिया, ये है ईडीटीए। ईडीटीए यानी कि एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, और एन यानी कि एथाइलिन डाइअमीन। उसके बाद है H2O, OH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो, ये केमिकल सीरीज आपको पता होनी चाहिए। इस केमिकल सीरीज में जो सबसे आगे आगे लिगेंड लिखा है वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ऐसे जैसे जैसे हम पीछे जाते जाएंगे वो कैसे लिगेंड होंगे? वीक लिगेंड। यानी कि जो वाटर है, हेलोजन है और चाहे ये सब क्या है? एक वीक लिगेंड। और जो कार्बोनिल है, साइनाइड है, एथाइलिन डाइअमीन है, अमोनिया है, ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर आपको ये सीरीज याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो आपको मैं एक टिप्स बताती हूँ कि आपको कैसे याद रखना। देखो, आपको जहाँ भी दिखे ना कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, यानी कि वो कैसा लिगेंड है? अगर जिस भी कॉम्प्लेक्स में कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एज ए डोनर एटम, एज ए लिगेंड काम कर रहे हैं, यानी कि वो कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जैसे अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जैसे ये CO लिखा है तो कई बार हम ये सोच लेते हैं कि यहाँ पे देने वाला कौन है? ऑक्सीजन। नहीं, यहाँ पे देने वाला ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे देने वाला कौन है? कार्बन। तो CO साइनाइड यहाँ पे कौन है? नाइट्रोजन। एथाइलिन डाइअमीन में भी कौन देता है? नाइट्रोजन। क्योंकि आपको पता है, देखो जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जैसे ये देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। जैसे जैसे हम लेफ्ट और राइट चलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो जाहिर सी बात अपने इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहेगा। अब लास्ट इन में हम कंपैरिजन करें तो कार्बन और नाइट्रोजन की कंपैरिजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम। यानी कि जो कार्बन और नाइट्रोजन है इनके कंपैरिजन अपने लोन पेयर को ईजिली डोनेट करेगा। तो जहाँ भी कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोर ऐसे मतलब लिगेंड के रूप में आपको दिखे तो यानी कि वो कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और हेलोजन आपको पता है वैसे भी ग्रुप 17 का एलिमेंट है, यहाँ तक जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई हो जाती है, तो इनको ये तो वैसे भी अपने इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहेगा। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में जहाँ भी आपको जैसे वाटर है, OH है, हमारी हेलोजन्स है, ये क्या है? एक वीक फील्ड लिगेंड। हाँ, इनसे कुछ एक्सेप्शन भी है, वो हम वीबीटी के लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे वीबीटी। एक बार फिर से देख लो, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? कार्बोनिल की, साइनाइड की, एथाइलिन डाइअमीन की, अमोनिया की, ईडीटीए है, वाटर है और लास्ट में हमारे क्या है? हेलोजन। अब हम स्टार्ट करेंगे वीबीटी को।
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं वीबीटी। देखो वीबीटी को ज़्यादा कुछ नहीं है, वीबीटी में एग्जाम्पल इजीली हो जाते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देते हो। सबसे पहले आपको जो है ये देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। सबसे पहले आपको क्या देखनी है, मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल आयन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। उसको बाद आपको राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन, आपको मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन। उसके बाद आपको देखना है कि लिगेंड किस टाइप का, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। सी द टाइप ऑफ लिगेंड, सी द टाइप ऑफ लिगेंड the type of ligand if टाइप देखो कौन सा लिगेंड का, अगर देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, then pairing of electron, अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ है तो हम इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, पैरिंग। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पैरिंग। और यदि इफ देयर इज ए weak field ligand, then remain unpaired electron, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि कोई वीक फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ है तो हम इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करेंगे। ये 4 पॉइंट समझ में आपको। सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मैं आपको हर लेक्चर में कहती हूँ कि आपको निकालनी आनी चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको मेटल आयन का। उसके बाद आपको चेक करना है कि लिगेंड किस टाइप का, स्ट्रॉन्ग है या वीक लिगेंड है। अगर आपको सीरीज याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हम इलेक्ट्रॉन की डी ऑर्बिटल में क्या करेंगे, पेयरिंग। अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड है तो हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेंगे। इन सब बातों को हम एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे कि कैसे। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने पीबीटी का। माइनस का चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3। फर्स्ट एग्जांपल सबसे पहले आपको बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे फेरिस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है मैं आपको बार बार ही नहीं बताऊंगी हर वीडियो में। फेरिस की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है, यहाँ पे साइलेंट कितनी अटैच है, 6 साइलेंट अटैच है और एक साइलेंट पे -1 4 तो 6 पे -6 और उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस भी तो है, बराबर में कितना हो जाएगा फेरिस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। यहाँ पे फेरिस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कितनी आएगी, +3। और इसके बाद फेरिस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। यानी कि मैं आउटर शेल के इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ। आर्गन, आर्गन कितना होता है 18। हमें पता है 18 तक का अंडरस्टूड है। आर्गन लिखने का मतलब कि यहाँ पे 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद आउटर शेल का यानी कि 3d6 4s2। अब है हमारे पास
फेरिस प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मैं इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो जाहिर सी बात है कि बाहर वाले शेयर से निकलेंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। तो कैसा हो जाएगा ये फेरिस प्लस 3, कैसा हो जाएगा 3d5 और 4s में कितने रह जाएंगे 0, क्योंकि 2 इसने दे दिए 1 इसने दे दिया, 3d5 और 4s 0। अब मैं इसको खोल के लिख रही हूँ पूरा, 3d जो 5 हैं और ये क्या हमारा 4s और आगे क्या होता है 4p और आगे क्या होता है 4d। ये हमारा 3d कितने इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 और ये हो गया हमारे 5। 3d में 5 इलेक्ट्रॉन 4s क्या है वैकेंट और ये क्या है 4p वैकेंट। अब देखो आपको क्या ध्यान रखना, साइनाइड कितने हैं 6, जितने लिगेंड जुड़े हुए हैं उतने हमें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे d ऑर्बिटल खाली नहीं होंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा किसको, इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए, यानी कि 6 साइनाइड हमें अटैच करवाने हैं तो 6 यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल भी होने चाहिए। अब मैं आपको कह रही थी ना कि जब टाइप ऑफ लिगेंड चेक करोगे कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है, अब यहाँ पे साइनाइड है, आपने देखते ही पता चल गया कि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये इलेक्ट्रॉन की क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। अब हम इसको, पेयरिंग का मतलब है अब हम इसको इस टाइप से लिखेंगे, जो 5 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे दिए थे 1 2 3 4 और ये 5, अब यहाँ पे 2 खाली हो गए। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग का मतलब मेरा यही था, अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ है तो वो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देता है, यानी कि जब हम 5 इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगल सिंगल लिख रहे थे अब इसने क्या कर दिया, साइनाइड ने इलेक्ट्रॉन के अंदर पेयरिंग कर दी। और हमें कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए 6, 2 यहाँ से मिल गए हमें 2 और 1 3 और आगे हम 3 यहाँ से ले लेंगे p से। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3 संकरण, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया आपको। सबसे पहले चेक करो कि कौन सा लिगेंड अटैच है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और है कितने 6, तो हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए और ये क्या कर देगा, स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा d ऑर्बिटल में, यानी कि जो हम पहले 5 सिंगल सिंगल लिख रहे थे अब हमने यहाँ पे क्या कर दी पेयरिंग। अब ये कह रहा है कि आ जाओ घर खाली अपने इलेक्ट्रॉन दो हमें दिख रहा है कि वैकेंट ऑर्बिटल है तो उनके साथ क्या करेगा, इस प्रकार से साइनाइड क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। तो देखो D2sp3 संकरण इतना आपको समझ में आया। और आपको पता है जब D2sp3 संकरण होता है तो कौन सी जियोमेट्री होती है, sp3 संकरण होता है तो टेट्राहेड्रल, sp होता है तो लीनियर, sp2 होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर। इसी प्रकार से जब sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसकी जियोमेट्री क्या होगी, यहाँ पे इसकी जियोमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। पता होगा ये आपको, जियोमेट्री क्या होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल, जियोमेट्री होगी इसकी ऑक्टाहेड्रल। अब सुनना एक कहानी और है यहाँ पे, जब मैं अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज करूं, यानी कि देखो मैंने अंदर वाले, इसके आगे 4p के आगे 4d भी होगा, जब मैं अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज करूं तो हम कहेंगे और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाए। जब अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज करूं और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाए तब हम क्या कहते हैं कि ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या है ये, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसे पता चला आपको, जब आपने
अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज़ किए, और अंदर वाले d ऑर्बिटल हम कब यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कब होती है, जब कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हो। हमने अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज़ किया और इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, पेयरिंग, तो हम उसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इनको एक नाम और है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या है ये, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हुआ था, उसने क्या कर दिया, अंदर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर दी, जिसकी वजह से अंदर वाले d ऑर्बिटल क्या हो गए, वैकेंट हो गए। तो यानी कि ये किस टाइप का हो गया है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद मैंने लिखा एक टर्म्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, देखो पहले ये अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 थे, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो गए, दैट मीन्स उसकी स्पिन कम हो गई है, तो ये क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब इसकी बताते हैं हम पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। देखो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय, डायामैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय। ये अगर कोई भी आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखता है तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। अगर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। अब यहाँ पे चेक करो कि आपको कोई, अब देखो ये गलती मत करना, यहाँ से देख के टिक मार्क नहीं करनी है आपको, यहाँ पे चेक करना है पेयरिंग होने के बाद कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। कहीं गलती से आप यहाँ देखो, अब यहाँ देखो आपको कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, हाँ बिल्कुल है, 2 और 2 कितने 4 और ये 5, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसकी नेचर कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। तो ये नेचर में कैसा होगा, अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक। समझ में आया आपको। लो स्पिन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हुआ d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन देखे हम जियोमेट्री बता सकते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन देखे हम क्या बता सकते हैं कि डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक। अब उसके बाद है एक प्रॉपर्टी और, देखो जितनी भी मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी है ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जियोमेट्री क्या है, इनर ऑर्बिटल है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक है, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद हम चुंबकीय घूर्णन, मैग्नेटिक मोमेंट को भी निकालना होता है। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने का, √n+2, और यहाँ पे n है क्या, यहाँ पे n क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 है तो n की जगह हम क्या लिख देंगे 1, 2 है तो n की जगह हम क्या लिख देंगे 2। आपको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। देखो d ऑर्बिटल में 5 से ज़्यादा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है जैसे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, फिर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 4। तो आप एक बात ध्यान रखना, जब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, मैं इसको साफ कर देती हूँ, जब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो बोर मैग्नेटॉन चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना आता है 1.73 bm, ये इसकी यूनिट है bm। जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तब क्या वैल्यू आती है 2.83 बोर मैग्नेटॉन। जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तब वैल्यू आती है हमारे पास 3.87 बोर मैग्नेटॉन। जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तब वैल्यू आती है हमारे पास बोर मैग्नेटॉन। ये मैं इसकी यूनिट लिख रही हूँ इसके पीछे। जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तब हमारे पास वैल्यू आती है 5.29 बोर मैग्नेटॉन। आपको याद होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि किस की वैल्यू बताओ, मैं बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एक हो तो वैल्यू आती है 1.79, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें हो सकता है 2.83, जब 2 हो, जब 3 हो तो 3.87, जब 4 हो तो 4.90, 5 हो तो 5.29, ये हमारा चुंबकीय घूर्णन की वैल्यू आती है। अभी हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एग्जांपल देखा, अब हम वीक फील्ड लिगेंड के बारे में बात करेंगे। अगर वीक फील्ड लिगेंड जुड़ा हो तो क्या हो, जैसे फेरिस के साथ क्या लगा हुआ है, ये फ्लोरीन लगा हुआ है, और ये क्या है -3 चार्ज कॉम्प्लेक्स पे। बारी बारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पता है फेरिस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी आएगी 3। फेरिस का एटॉमिक नंबर 26, आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ मैं, आर्गन
3d6 4s2। फेरिस प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, फेरिस प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, मतलब 3 दे देगा ये, 4s में तो एक भी नहीं रहेगा, और 3d कितना हो जाएगा 5, 4s वैकेंट रहेगा। अब मैं इसको खोल के लिख रही हूँ, थ्री डी 4s और ये हमारे पास 4p, 3 ऑर्बिटल होते हैं 4p में, 3d 4s और 4p। 3d में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ये 3d, ये है 4s, ये है 4p और ये है हमारे पास आगे 4d। अब देखो, ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा लिगेंड है, ये कौन टाइप का लिगेंड है। हैलोजन किस टाइप के लिगेंड होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड। यानी कि इतना हमें पता चल गया, अगर वीक फील्ड लिगेंड है और कितने जुड़े हुए हैं 6, हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए। अब यहाँ पे ये वीक है तो इस वजह से जो यहाँ पे अंदर वाले डी ऑर्बिटल है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, जो मैंने आपको लिखवाया था। अगर वीक फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती। तो फिर क्या करेंगे जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं है, अब हम आगे वाले डी ऑर्बिटल को यूज कर लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या हो गया, अब हमने देखो, अब हमने ये वाले डी ऑर्बिटल यूज नहीं किए हैं। किस वजह से नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड था जिसने अंदर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं की। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और अब ये क्या होगा, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल। तो आपको दिख रहा होगा हमने 3d अंदर वाला यूज नहीं किया है, हमने 4d बाहर वाला यूज किया है। इस वजह से ये क्या है, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये बहुत बार पूछा जाता है भी आउटर और इनर के बारे में, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब ये लो स्पिन होगा या हाई स्पिन, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होगा या हाई स्पिन। देखो जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था वो क्या था, लो स्पिन, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है। अब ये क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर देख रहे हो आप इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है, तो ये कैसा होगा, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद देखो सब प्रॉपर्टी बता रहे हैं हम इसकी, क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज फ्लोरीन क्या है, एक वीक लिगेंड, अंदर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं की है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये एक। और इसकी जियोमेट्री क्या बताएंगे, वही ऑक्टाहेड्रल इसकी क्या है जियोमेट्री, अष्टफलकीय, यानी कि अष्टफलकीय इसकी क्या है जियोमेट्री। और ये पैरामैग्नेटिक होगा, ये डाईमैग्नेटिक। आपको दिख रहे हैं क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन, हाँ ये रहे अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये क्या होगा अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक। हमने पैरामैग्नेटिक नेचर बता दिया इसका, हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, जियोमेट्री बता दी, ऑक्टाहेड्रल है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये, और ये क्या एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद अगर हमसे वैल्यू पूछे बोर मैग्नेटोन में तो कितनी आएगी, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको बताया ना 5 के लिए कितनी आती है 5.29। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है या वीक फील्ड लिगेंड लगा हुआ है। अब हम करते हैं वीबीटी के एक्सेप्शन। ये तो मैंने आपको बता दिया, आइडेंटिफाई कर लोगे आप स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में। अब हम करते हैं एक्सेप्शन ऑफ वीबीटी। एक्सेप्शन ऑफ वीबीटी, वीबीटी की क्या क्या एक्सेप्शन है। फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ आपको पास, निकल अमोनिया 6, ये है +2। अब बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे क्या, हम नहीं है जरूरत निकालने की, क्योंकि हमें पता है अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होता है वो इन दोनों का टोटल होता है, यानी कि इसके ऊपर तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो निकल जो चार्ज है वो किसकी वजह से आया है, निकल का, यानी कि यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +2 निकल, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 28। आर्गन अंडरस्टूड है कि 18 तक लिखा हुआ है, 3d8 4s2, 3d8 4s2। निकल +2 के लिए कितना हो जाएगा, निकल
2 के लिए कितना हो जाएगा, बाहर से 2 निकल जाएंगे यानी कि 3D 8 और 4s क्या रहेंगे हमारे पास वैकेंट। फिर से इसको हम खोल के लिखेंगे। अभी देखते हैं कि VBT कैसे फेल हो जाती है। ये हमारे पास 4D, ये हमारे पास 4P, ये हमारा 4s जो वैकेंट है यहाँ से, और ये हमारे पास है 3D निकल के पास 8। अब देखो हमें पता है अमोनिया कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो उस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जानी चाहिए थी और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ जाना चाहिए था, यानी कि उस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं, यहाँ से एक हमें खाली मिल जाता है। हाइब्रिडाइजेशन कैसा आता है, DsP3 संकरण कैसा आता। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती, मान लो मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देती तो एक ये D यहाँ से मिलता, एक S यहाँ से मिलता, 3 P यहाँ से, एक D यहाँ से, यानी कि इस प्रकार का कुछ हाइब्रिडाइजेशन आता हमारे पास DsP3D संकरण अकॉर्डिंग टू VBT। अकॉर्डिंग टू VBT कहती है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जानी चाहिए थी, पेयरिंग हो जानी चाहिए थी। तो एक बात बताओ, क्या इस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन सुना है क्या आपने कभी, DsP3D हाइब्रिडाइजेशन? इस प्रकार का कोई भी हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो बात क्या है, जब निकल, आप ध्यान रखना, जब भी निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो 6, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो 6, तो वो हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ना कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है, ये एक्सेप्शन है VBT का, कि निकल अमोनिया के साथ जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था ना आपको लास्ट लेक्चर में कि 6 अमोनिया लगे हुए हैं तो 6, यानी कि जब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ पे D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है, हम बाहर वाले D ऑर्बिटल को यूज करते हैं। तो ये जैसे थे वैसे रहेंगे, हमें चाहिए कितने वैकेंट ऑर्बिटल 6, यानी कि S जो एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन आया वो क्या था, sp3d2 संकरण, 3 4 और 2 6, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये जो एक्चुअल में आया वो था, अकॉर्डिंग टू VBT चले तो ये आ रहा था DsP3D, जो कि क्या है, रॉन्ग है। एक्चुअल में जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो क्या था, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बताओ, हमने बाहर वाले D ऑर्बिटल यूज किए हैं, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, आउटर या इनर, ये क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन है या हाई स्पिन, आउटर ऑर्बिटल है तो जाहिर सी बात है कैसा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा होगा ये, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडाइजेशन देख के जियोमेट्री बताते हैं हम, कैसे जियोमेट्री होगी इसकी, अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल। अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। यहाँ पे देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं क्योंकि इसने पेयरिंग तो की नहीं, तो कैसा होगा, अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक। समझ में आया आपको, ये ध्यान रखना है। जब निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो यहाँ पे क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, VBT फेल हो जाती है। अकॉर्डिंग टू VBT DsP3D हाइब्रिडाइजेशन आता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। जो एक्चुअल में पाया गया वो क्या पाया गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका एक और एक्सेप्शन कर रहे हैं हम कॉपर के साथ। देखो क्या कहानी है कॉपर की, +2। सबसे पहले तो गलती यही हो जाती है जल्दबाजी में, कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में गलती हो जाती है, जो कि खुद में एक एक्सेप्शन है। कॉपर का जो विन्यास एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 29, और इसको हम, आपको पता ही ना एक्सेप्शन है कॉपर और क्रोमियम। 3D होना तो कितना चाहिए था, 3D 9, लेकिन होता कितना है, 3D 10 और 4s 1। जो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था,
जो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था 4s2 और 3d9, लेकिन जो होता क्या 3d10 और 4s1 अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, क्योंकि देखो यहाँ पे d ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं, तो आपको पता है जो फुली फील्ड होते हैं, जो हाफ फील्ड होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है ज़्यादा। यहाँ पे 4s भी स्टेबल और यहाँ पे 3d भी स्टेबल है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर से वही बात, अमोनिया के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, +2 जो चार्ज है वो किस पे चार्ज है, कॉपर पे, यानी कि कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे वो कितनी है, +2। अब क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा 3d9 4s, 3d9 और 4s। अब हम इसको खोल के लिख रहे हैं 3d को, 3d9 ये कितने हो गए 9, ठीक है। हाँ इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ले 3d, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p, उसके बाद क्या है 4d। अब देखो फिर से वही कहानी, अमोनिया क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब हमारे पास बात ये आ गई, इस एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ करें, यहाँ तो जगह है नहीं, ऐसे तो है नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन की जगह मैं 3 कर दूँ, तो जाहिर सी बात है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन वाले, 3 तो नहीं आ सकते यहाँ पे, कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको उठा के यहाँ लिख दूँ या मैं इसको उठा के यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ। तो वीबीटी ने तो ये तो बताया ही नहीं कि जब एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी शिफ्टिंग हम कहाँ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी चले हम, तो कितने हमें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, अकॉर्डिंग टू वीबीटी इसका हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए था, भाई इसकी शिफ्टिंग तो हो नहीं सकती, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए था sp3, 4 चाहिए हमें, तो इसका एक्चुअल में वीबीटी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए था sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि रॉन्ग था, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसकी शिफ्टिंग के बारे में तो वीबीटी ने बताया नहीं, जो हम मान के चले कि sp3 आना चाहिए था वो भी क्या आया रॉन्ग। तो एक्चुअल में बात क्या हुई, जो ये एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ से जंप करके कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, तब देखो ये खाली हो जाएगा। फिर कैसे हो सकता है dsp2, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे इस p के पास, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, एक d ये वैकेंट हो जाएगा, एक s मिल जाएगा और 2 p मिल जाएगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन जब पाया हमने, तो आपको पता है जब sp3 आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, तब शेप हमारी आती है टेट्राहेड्रल, और जब डी ये किसके लिए आती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। जब dsp2 संकरण आता है, हाइब्रिडाइजेशन आता है, तब शेप कौन सी आती है हमारी स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतलीय। स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतलीय। तो देखा आपने वीबीटी यहाँ पे कैसे फेल होगी कि यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के बारे में तो बताया ही नहीं कि क्या करेंगे यहाँ पे। तो इस एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया कि यहाँ से निकल गया, ये कहाँ चला गया 4p के वैकेंट ऑर्बिटल में चला गया है, तो यहाँ पे खाली हो गया, जिस वजह से हाइब्रिडेशन क्या आ गया dsp2 संकरण। वीबीटी ये भी नहीं बता पाई कि इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी कहाँ से आई एक्चुअल में कि ये यहाँ से जंप करके सीधा कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। मतलब एनर्जी आई कहाँ से, देखो कितना गैप है, ये बेटा 3d और ये बेटा 4, कितना गैप है एनर्जी लेवल में। तो ये वीबीटी नहीं बता पाई थी कितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास आई कहाँ से कि जंप करके सीधा यहाँ चला गया। ये थे हमारे वीबीटी के एक्सेप्शन। एक आधा एक्सेप्शन मैं और बता रही हूँ आपको, जैसे कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो उसके लिए H2O किसका काम करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह। कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए H2O किसके कैसे काम करता है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह, वीक फील्ड लिगेंड की तरह। और कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। कोबाल्ट +2 के लिए H2O वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, कोबाल्ट +3 के लिए H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। और जब भी आपको हैवी मेटल ट्रांजिशन मेटल दिखे, प्लेटिनम है जैसे,
प्लेडियम है, इन सब के साथ किसी भी टाइप का लिगेंड जुड़ा हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो, किसी भी टाइप का लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग या फिर वीक फील्ड लिगेंड, किसी भी टाइप का लिगेंड हो, ये हमेशा क्या बनाएंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएंगे ये हमेशा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का एक और नाम आपको बताया था मैंने, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट प्लस 2 के लिए H2 किसका काम करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह। कोबाल्ट प्लस 3 के लिए H2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। प्लेटिनम प्लेडियम जैसे हैवी ट्रांजिशन मेटल दिखे तो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो। हमेशा कैसे कॉम्प्लेक्स बनते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और क्या इनर ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार से हमने देखा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं मेटल की, उसके बाद हम 3D में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को खोलकर लिखते हैं, उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, मतलब जैसे जितने लिगेंड जुड़े होते हैं हमें क्या चाहिए, उतने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देख के हम क्या बता सकते हैं, उसकी जियोमेट्री बता सकते हैं। देखो जियोमेट्री और शेप में फ़र्क होता है, जियोमेट्री में हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को काउंट करके फिर बताते हैं, जब हम शेप की बात करते हैं किसी की तो हम सिर्फ क्या बताते हैं, बॉन्ड पेयर के बारे में बताते हैं। उसके बाद जो हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय है, डायमैग्नेटिक या फिर प्रतिचुंबकीय है। अगर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यानी कि फिर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक नेचर में प्रतिचुंबकीय होगा। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कैसा होगा, अनुचुंबकीय या फिर पैरामैग्नेटिक। उसके बाद अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो सकती है तो कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर बाहर वाले डी ऑर्बिटल यूज करते हैं तो किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और मैंने आपको ये भी बताया कि जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 के लिए वैल्यू क्या आती है, 1 के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन तो वैल्यू क्या आती है 1.73, 2 के लिए कितनी आती है 2.83, 3 के लिए कितनी आती है 3.87, 4 के लिए कितनी आती है हमारे पास वैल्यू 4.90, और 5 के लिए वैल्यू कितनी आती है 5.29 बोर मैग्नेटोन में, जो कि इसकी यूनिट है बोर मैग्नेटोन। आप फॉर्मूला में अप्लाई करोगे तो भी कर लेना, फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है n+2। लेकिन अगर ये मतलब 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, ऑलमोस्ट सही है ये फॉर्मूला, ये हमारा n+2। n यहाँ पे क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको हाइब्रिडाइजेशन के बाद चेक करने हैं, ऐसे नहीं कि पहले जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा तभी आप देखे बता रहे हो। पहले आपको पेयरिंग करवा देनी अगर हो रही है तो वो आपको पता चल जाएगा लिगेंड कैसा है, उसके बाद आप पेयरिंग करवाओगे, फिर आपको चेक करना है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसा होगा, डोनर एटम कौन हो, कार्बन नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस। और वीक फील्ड लिगेंड कैसा होगा, डोनर एटम कौन हो, हेलोजन हो हमारे पास या फिर ऑक्सीजन हो। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।